हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी सोसाइटी। आज हम लोगों का चैप्टर है एरर इन प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन में गलतियाँ। अगर हम बात करें कि ये आपका जो ये चैप्टर होता है ये किसके लिए होता है, तो ये किसी भी फिजिशियन के लिए होता है, क्योंकि आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको प्रिस्क्राइब कौन करता है? कोई फिजिशियन करता है। तो फिजिशियन के द्वारा अगर कोई गलती होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर छोड़ दी जाती है उसमें, तो वो आपकी एक एरर होती है, एक तरह की गलती होती है आपकी प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो कुछ गलतियाँ होती हैं, उसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पर उस प्रिस्क्रिप्शन में गलतियाँ हो सकती हैं। ये गलतियाँ होती हैं जब कोई चीज़ नहीं लिखी जाती है, तो ठीक है। तो सबसे पहला है आपका एब्रेविएशन। एब्रीविएशन की अगर हम बात करें तो एब्रीविएशन को आप हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त नेम। अगर किसी भी ड्रग की संक्षिप्त नेम वहाँ पर नहीं लिखा गया है किसी भी प्रिस्क्राइबर के द्वारा, तो उसको क्या समझा जाता है कि हमारे प्रिस्क्रिप्शन में एक तरह की एरर है, एक तरह की गलती है, ठीक है। एब्रीविएशन में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि एब्रीविएशन प्रेजेंट ए प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। यानी एब्रीविएशन क्या होता है, एक संक्षिप्त नेम क्या होता है कि अगर नहीं लिखा हुआ है तो वो प्रॉब्लम को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। कब प्रस्तुत करता है कि अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, यानी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर के पार्ट को जो अंडरस्टैंडिंग करने में, समझने में आपके प्रॉब्लम को प्रस्तुत करता है आपका एब्रीविएशन, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट कि एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन बाय ए फार्मासिस्ट इन इंटरप्रेटिंग द एब्रीविएशन। यानी एक्सट्रीम केयर, अत्यधिक देखभाल लेना चाहिए किसी भी फार्मासिस्ट के द्वारा। कब लेना चाहिए कि इन इंटरप्रेटिंग द एब्रीविएशन। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है व्याख्या करना किसी चीज़ की या किसी चीज़ को एनालाइज करना। तो जब भी हम एब्रीविएशन, संक्षिप्त नेम की जब इंटरप्रेटिंग करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि क्या है ये संक्षिप्त नेम, क्या हो सकता है, ठीक है, तो फार्मासिस्ट के द्वारा अत्यधिक देखभाल देने की जरूरत जो है हमें पड़ती है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ फार्मासिस्ट शुड नॉट गेस एट द मीनिंग ऑफ एनी एम्बियस एब्रीविएशन। यानी कि फार्मासिस्ट क्या होता है कि शुड नॉट गेस, कभी गेस नहीं करना चाहिए खुद से। क्या नहीं गेस करना चाहिए थी? मीनिंग ऑफ द एम्बिग्यूअस एब्रीविएशन, यानी कि जो आपके अस्पष्ट संक्षिप्त नेम होते हैं उसकी मीनिंग को कभी गेस नहीं करना चाहिए किसी फार्मासिस्ट के द्वारा। एग्जाम्पल में बात करते हैं, मान लीजिए किसी भी आपकी जो प्रिस्क्राइबर है, प्रिस्क्राइबर ने क्या किया कि आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया एक्रो, ठीक है। तो अगर कोई भी आपका फार्मासिस्ट होता है, अगर एक्रो देख करके वो क्या करता है, एक्रो के लिए एक्रोमाइसिन को डिस्पेंस करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि इससे क्या होता है, डिफिकल्टी कॉज हो सकती है। जबकि क्या हो कि व्हेन द इंटेंशन ऑफ द प्रिस्क्राइबर इज डिस्पेंस टू एक्रोस्टेटिन, जबकि क्या हो कि जो प्रिस्क्राइबर का इंटेंशन हो, जो इरादा हो, वो आपका एक्रोस्टेटिन डिस्पेंस करने का हो, और जो फार्मासिस्ट है उसने क्या डिस्पेंस कर दिया, एक्रोमाइसिन। तो वहाँ पर क्या होती है, एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर आपका संक्षिप्त नाम नहीं दिया हुआ है आपके प्रिस्क्रिप्शन में, वो भी एक तरह की एरर मानी जाती है। सेकंड है आपका नेम ऑफ द ड्रग, यानी ड्रग का नेम, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप लोग देखते हो कि मार्केट में बहुत सारी दवाएं ऐसी उपलब्ध होती हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग लगभग सेम होती है। तो नेम जो होता है ड्रग का वो क्लियर दिखा जाता है। अगर वो ड्रग क्लियर नहीं है तो हम समझते हैं कि हमारे प्रिस्क्रिप्शन में एक तरह की एरर है। इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर सर्टेन ड्रग्स हुज नेम लुक और साउंड लाइक दोज ऑफ द अदर ड्रग्स। यानी कुछ सर्टेन ड्रग्स या कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिसका नेम, लुक और साउंड जो होता है अदर ड्रग्स की जैसे ही होता है, सेम, ठीक है। कुछ एग्जांपल आपके ड्रग्स के दिए हुए हैं, जैसे डिजिटॉक्सिन हो गया, डिऑक्सिन हो गया, ठीक है, पोबलेट हो गया, रोबलेट हो गया, ठीक है, और भी आपकी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो एल्थ्रोसिन, इल्थ्रोसिन, तो इन ड्रग्स से क्या होता है, स्पेलिंग बहुत ही सही तरीके से लिखी जाती है, और जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें भी आपका एक्सट्रीम केयर की जरूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है कि आप जो है किसी भी एरर को अवॉइड कर सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। तीसरा आपका है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन में जो डोजेस आपके प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ अगर लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर नहीं लिखेंगे तो उसको प्रिस्क्रिप्शन में एक तरह की एरर मानते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन शुड बी स्टेट बाय द प्रिस्क्राइबर, यानी कि प्रिस्क्राइबर द्वारा किसी प्रिस्क्रिप्शन की स्ट्रेंथ को बताई जानी चाहिए। स्टेट का मतलब होता है बताई जाना, ठीक है। फिर इसके बाद देखो इट इज इसेंशियल व्हेन वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ ए प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट। ये बहुत ही आवश्यक होता है जब आपका वेरियस स्ट्रेंथ के बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेंथ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके मार्केट में अवेलेबल हो, ठीक है। फिर इसके लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, इट विल बी ए रॉन्ग डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ ए फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस पैरासीटामोल टैबलेट 500 mg व्हेन द प्रिस्क्रिप्शन फॉर पैरासीटामोल टैबलेट इज रिसीव्ड विथ नो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। यानी कि क्या होता है, जब भी कोई फार्मासिस्ट के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में अगर उसने क्या किया कि आपके
पैरासीटामोल को जो है लिख दिया, आगे स्टन नहीं लिखी है कि आपके 100 mg लेनी है कि 200 mg लेनी है। तो क्या होता है कि अगर कोई भी फार्मासिस्ट ने खुद से ही क्या किया कि उसने पैरासीटामोल 500 mg को दे दिया, तो वो उसके डिसीजन को जो है रॉन्ग माना जाता है। वही लिखा हुआ है कि व्हेन प्रिस्क्रिप्शन फॉर पैरासीटामोल रिसीव, यानी जब प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि पैरासीटामोल के लिए रिसीव्ड होता है लेकिन उसके अंदर कोई स्टन नहीं दी हुई होती है, तो कोई भी फार्मासिस्ट को होता है जब डिस्पेंस किया जाता है आपका पैरासीटामोल टैबलेट 5 mg का, तो एक रॉन्ग डिसीजन जो है माना जाता है। ठीक है, आपका डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब, यानी कि जो ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है उसकी डोजेस फॉर्म क्या है, उसका क्या रूप है, सॉलिड है कि लिक्विड है, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट में एक जो ड्रग होती है वो अलग अलग फॉर्म में भी आ सकती है, वो लिक्विड फॉर्म में भी होती है, वो सॉलिड फॉर्म में भी होती है। तो क्या होता है कि जो प्रिस्क्राइबर होते हैं उसको डोजेस फॉर्म लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर नहीं लिखा हुआ होता है तो प्रिस्क्रिप्शन में एक तरह की एरर मानी जाती है। ठीक है, मैंने कहा मैनी मेडिसिन आर अवेलेबल इन मोर देन 1 डोजेस फॉर्म, यानी बहुत सारी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं वो एक से ज़्यादा फॉर्म में डोजेस फॉर्म में आपके अवेलेबल होती हैं आपकी मार्केट में, जैसे कि लिक्विड हो गया, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सपोजिटरी हो गया। ठीक है, तो इसके बाद लिखा हुआ द फार्मास्यूटिकल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिटन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड एम्प्यूरिटी, यानी क्या होता है कि जो आपके प्रोडक्ट की फार्मास्यूटिकल फॉर्म होती है उसको रिटन किया जाता है, लिखा जाता है किसी प्रिस्क्रिप्शन में, किस चीज़ के लिए, अवॉइड करने के लिए। ठीक है, कोई भी आपके कन्फ्यूज़न को या कोई भी एरर से बचने के लिए, हम उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की फार्मास्यूटिकल फॉर्म को जो है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका डोज क्या होता है, यूजुअली हाई और लो डोज शुड बी डिस्कस्ड विद द प्रिस्क्राइबर, यानी कि कोई भी फार्मेसी जब किसी भी डोज को बना रहा होता है इंग्रेडिएंट को देख करके, तो उसके हाई और लो डोज को जो है डिस्कस करना चाहिए किसी भी प्रिस्क्राइबर के साथ। ठीक है, इसका लिखा हुआ है पेडियाट्रिक डोज में प्रेजेंट ए प्रॉब्लम, तो फार्मेसी शुड कंसल्ट पेडियाट्रिक पोसोलॉजी टू अवॉइड एनी एरर, यानी पेडियाट्रिक डोज की जानते हैं आप लोग, जो पेडियाट्रिक डोज होती है, जो बच्चों की डोज होती है, वो आपकी प्रॉब्लम जो है उसको प्रेजेंट कर सकती है, प्रस्तुत कर सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बच्चों की डोज होती है, जो एडल्ट डोज होती है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो किसी भी फार्मासिस्ट के द्वारा क्या होता है कि प्रॉब्लम प्रेजेंट हो सकती है पेडियाट्रिक डोज में। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं पेडियाट्रिक पोसोलॉजी में क्या होता है कि बच्चों के जो ड्रग की डोज की कैलकुलेशन दी हुई होती है, उसी से हम लोग क्या करते हैं सलाह लेते हैं, परामर्श लेते हैं किसी भी एरर को अवॉइड करने। वो आपके प्रिस्क्रिप्शन में अगर इनकम्प्लीट किए गए हैं या छोड़ दिए गए हैं तो क्या होता है कि आपको एक प्रिस्क्रिप्शन में एक तरह की एरर मानी जाती है। ठीक है, क्या क्या डायरेक्शन होते हैं इसमें कि द क्वालिटी ऑफ द ड्रग टू बी टेकन, यानी ड्रग की जो आपकी क्वालिटी होती है उसको टेक करने की, लेने की, वो लिखा जाता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी लिखे जाते हैं, एंड टाइमिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि टाइम को आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ड्रग को ले रहे हैं, किस रूट से ले रहे हैं, वो आपको क्लियरली जो है गिवन होना चाहिए, देना चाहिए। कहाँ पर, आपके प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, किसी भी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए। लास्ट है आपका इनकम्पैटिबिलिटीज़ को अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं असंगत। ठीक है, असंगत बोलते हैं या बेमेल बोल देते हैं। ठीक है, यानी ऐसे दो इंग्रेडिएंट जब हम आपस में मिलाएं तो वो मिले नहीं। ठीक है, यानी आपस में उनकी संगत ठीक ना हो, उसको बोलते हैं असंगत। यानी ठीक है, इट इज़ इसेंशियल टू चेक देयर आर नो फार्मास्यूटिकल और थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, यानी ये बहुत ही आवश्यक होता है चेक करना कि जो भी आपके प्रेस्क्राइब प्रिपरेशन है, जो भी किसी प्रेस्क्राइबर के द्वारा प्रिपरेशन को प्रेस्क्राइब किया गया है, उसमें कोई भी फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है, उसको चेक करना बहुत ही आवश्यक होता है। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी वही होता है कि जब आप एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ देते हैं तो वो आपस में क्रिया ना करे, परस्पर मिल जाए। ठीक है, वही होता है। एंड दैट डिफरेंट मेडिसिन प्रेस्क्राइब फॉर द सेम पेशेंट डू नॉट इंटरैक्ट, यानी कि जब डिफरेंट मेडिसिन को जब आप सेम पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट ना हो। ठीक है, और इंटरैक्ट होकर के कोई भी हार्म आपके प्रोड्यूस ना करें किसी पेशेंट के लिए, ये चेक करना जो है बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी प्रेस्क्राइबर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद सर्टेन एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी गिवन विद मील्स, यानी कि कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनको खाने के साथ नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या करता है अगर हम खाने के साथ देंगे तो क्या होगा, इट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, यानी क्या कर देगा, जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन रेट को, ड्रग के घुलने की दर को, एब्जॉर्ब होने की दर को थोड़ा सा काफ़ी जो है कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपके एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक यू।